हेलो नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास नाइन्थ हिंदी मीडियम। क्लास नाइन्थ हिंदी मीडियम फिजिक्स। ओके, लेकिन फिजिक्स शुरू करने से पहले मैं कुछ और बातें आपसे करूंगा। क्या अभी तक आप विज्ञान पढ़ते रहे हैं, साइंस, और अब आप साइंस नहीं, साइंस के 3 अलग अलग भाग पढ़ेंगे। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और बायो। जीव विज्ञान 3 प्रमुख भागों में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप विज्ञान को कितना समझते हैं, साइंस को कितना समझते हैं। विज्ञान है क्या वास्तव में? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और ये ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से बनी है, शायर, SCIRE। इसकी मीनिंग है जानना। ठीक है, क्या जानना? अपने आसपास की प्रकृति को जानना। प्रकृति क्या है? आपके आसपास जो कुछ भी है वह सब कुछ प्रकृति है, और इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? आपकी प्रकृति में जो कुछ है वो वैसा क्यों है? इसका तर्कपूर्ण चिंतन एक निश्चित आधार के साथ आसपास की सभी चीजों का कारण जानना, वो वैसा क्यों है, कैसे है, कब से है, यही विज्ञान है। प्राकृतिक घटनाएं कभी घटित होती हैं हमारी प्रकृति में। बारिश होना, दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? इस क्यों और कैसे का कारण जानना ही विज्ञान है। चीजों का तर्कपूर्ण ज्ञान जो आपके आसपास घटित हो रही है। मानव अपनी चेतना से, अपने निरंतर खोज से, अध्ययन से
काफी चीजों का उत्तर पा भी रहा है और जीवन पर्यंत पाता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान उस पर शोध करता रहता है, नए नए निष्कर्ष निकालता रहता है। ये विज्ञान है। अपने आसपास की प्रकृति में जो कुछ है वो क्यों ऐसा है, कब से ऐसा है, कैसे ऐसा हुआ, या फिर आपकी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। भूकंप कैसे आई, आंधी कैसे आया, दिन रात कैसे हुई, इनके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, इनके पीछे का लॉजिकल तर्कपूर्ण कारण क्या है, इसे विज्ञान बताता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं चीजों का अध्ययन, चिंतन, चीजों के बारे में, चीजों के कारण के बारे में जानना, यही विज्ञान है। और अब हम विज्ञान को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिनमें से आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? असल में भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और ये फिजिक्स वर्ड फ्यूसिस से बना है। ये फिजिक्स वर्ड जो आपको पढ़ना है ये फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी इस भौतिक विज्ञान में आप प्रकृति को जानेंगे। इस भौतिक विज्ञान में आप प्रकृति को जानेंगे। प्रकृति क्या है? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब कुछ प्रकृति है। जो कुछ है वह सब कुछ प्रकृति है। दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जो भी है वह सब कुछ प्रकृति है। और इस प्रकृति में जो कभी कभी उत्पन्न होता है, भूकंप आ जाना, जार फाटा आ जाना, आंधी आ जाना, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी ही शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? हमारी प्रकृति का या इसमें घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का स्वरूप क्या है? प्रकृति में जो कुछ भी विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है, उसका स्वरूप क्या है? उसका फॉर्म क्या है? क्या स्वरूप है उसका? अब आपको बताते हैं। इस प्रकृति का स्वरूप किस रूप में है? देखिए अपने चारों तरफ, यह प्रकृति मुख्य रूप से 2 स्वरूपों में दिखती है। द्रव्य, जो हमारा नेचर है, वो 2 स्वरूपों में दिखता है। द्रव्य, मैटर, व ऊर्जा, एनर्जी। अब प्रश्न है कि द्रव्य क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? द्रव्य वह है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है,
कुछ भार होता है। द्रव्य वह है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, भार होता है, इसमें कुछ द्रव्यमान है। जो प्रकृति में कुछ स्थान घेरती है, इस कलम ने इस स्पेस में कुछ स्थान घेर रखा है, जहां ये आती है वहां का स्थान घेरती है, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकें, अनुभव कर सकें। हमारी ज्ञानेंद्रियां जिसको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जान सकें, पकड़ सकें, जिनको हम छू सकें, जिनको हम ठोस में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, वही द्रव्य है। इस सकल ब्रह्मांड में, हमारी पूरी प्रकृति में चीजें या तो ठोस अवस्था में हैं, या द्रव अवस्था में हैं, अथवा गैस अवस्था में है। यही द्रव्य है, इनमें कुछ द्रव्यमान है। ये प्रकृति में क्या घेरती हैं? स्थान घेरती है। ये प्रकृति के अंतर्गत ही आती हैं चीजें, चाहे कोई भी चीज, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ये द्रव्य की बात हो गई। अब हमारी इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें द्रव्य नहीं है, मैटर नहीं है। द्रव्य की इंग्लिश है मैटर। वो ठोस नहीं है, वो द्रव नहीं है, वो गैस भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी प्रकृति में। कौन है ऐसी चीजें? ऊर्जा। प्रकाश इस कमरे में है, लेकिन उस प्रकाश का कोई ठोस नहीं अवस्था है। वो प्रकाश द्रव अवस्था में नहीं है, वह प्रकाश गैस अवस्था में भी नहीं है, लेकिन है वो ऊर्जा। स्थान नहीं घेरती, भार नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन अस्तित्व है उसका, वही ऊर्जा है। हमारी इस पूरी प्रकृति में चीजें दो ही स्वरूप में हैं, या तो द्रव्य या ऊर्जा, या तो मैटर या एनर्जी। कुछ चीजें दोनों स्वरूपों में हैं, दोनों फॉर्म्स में हैं, मैटर के फॉर्म में भी और एनर्जी के फॉर्म में भी। यानी हमारी प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा के स्वरूप में ही पूर्ण है, और हमें इस प्रकृति का अध्ययन करना है, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा का ही अध्ययन करना है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो इन्हीं दोनों स्वरूप में है। अब रही बात प्राकृतिक घटनाएं, तो प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देने का कारण भी द्रव्य अथवा ऊर्जा ही है। मैटर और एनर्जी द्रव्य और ऊर्जा के क्रियाओं के कारण ही कोई प्राकृतिक घटना होती है। तो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब कैसे द्रव्य ऊर्जा में बदल जाती है, या कैसे ऊर्जा द्रव्य में बदल जाता है। ऊर्जा का एक स्वरूप कैसे दूसरे स्वरूप में बदल जाता है। कैसे हम, बिजली एक स्वरूप है ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एक स्वरूप है ऊर्जा का, कैसे उससे हम प्रकाश पैदा कर लेते हैं। कैसे लकड़ी से जलाने पर आग मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, ऊष्मा मिल जाती है। यह है ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण कैसे हो रहा है, कैसे द्रव्य ऊर्जा में बदल जाती है, मैटर कैसे एनर्जी में बदल जाती है, कैसे लकड़ी जलकर आग और प्रकाश दे देती है, ऊष्मा दे देती है, या कैसे ऊर्जा से हमें द्रव्यमान मिल जाता है। इन्हीं मूलभूत चीजों का अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। तो चाहे कहिए फिजिक्स वह शाखा है, भौतिक विज्ञान वह शाखा है विज्ञान की, जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। चाहे कहिए
भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा का ही तो स्वरूप है, या प्रकृति का स्वरूप द्रव्य और ऊर्जा ही तो है। जब आप द्रव्य और ऊर्जा को पढ़ते हैं तो प्रकृति को ही पढ़ते हैं, और कोई भी घटना इसी द्रव्य और ऊर्जा के कारण से ही होती है। यह तो बात रही भौतिक विज्ञान की। अब हम आगे बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोगों को? हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है गति, मोशन। लेकिन गति पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ और पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आइए दिखाते हैं। एक शब्द है मूल बिंदु। शायद आप पहले कभी पढ़े हों, या बहुत सारे बच्चे 8th तक इंग्लिश मीडियम रहते हैं, 9th में हिंदी मीडियम हो जाते हैं, तो उनको बता दूं ओरिजिन पॉइंट। क्या है? आपने कभी शायद पढ़ा हो एक्स एक्सिस जो पृथ्वी के समांतर है, वाई एक्सिस जो पृथ्वी के लंबवत है, दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसी बिंदु को हम ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं कोई ये बिंदु है P, कोई पॉइंट है, यहां से एक लंब डालिए। ये जो दूरी है ये बताती है कि यह बिंदु x अक्ष पर कितना चला है। यानी कि मान लीजिए x चला है तो ऐसे लिख देते हैं। इससे एक लंब डालिए y अक्ष पर परपेंडिकुलर, ये दूरी y है। ये बताता है कि ये बिंदु y अक्ष पर कितना चला है। तो P की ये दूरी y अक्ष से और P की ये दूरी कहीं ना कहीं P का लोकेशन ही तो बता रही है। स्थिति कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स बोलते रहे होगे तुम लोग। लेकिन मैं अगर आपको कहूं तो ये P का लोकेशन बताने वाले मान है x और कौन y, जो P का लोकेशन बताते हैं कि y से इतना मीटर दूरी और x से इतना मीटर दूरी। ठीक है, ये मूल बिंदु है जो किसी अन्य बिंदु का लोकेशन बता दे। ठीक है, जिस प्रकार ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट किसी अदर पॉइंट की लोकेशन को बता रहा है, ठीक उसी तरीके से किसी भी निश्चित अथवा स्थिर बिंदु को, डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट को, जो किसी अदर पॉइंट की लोकेशन को बता दे, उसे संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। अगर हम ये बता दें कि इस बिंदु का यहां से क्या लोकेशन है, एक ऐसा बिंदु जो निश्चित हो, स्थिर हो, जिसकी स्थिति बदले ना, स्टेशनरी हो, जो ऐसे बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक मूल बिंदु की तरह, जिस तरीके मूल बिंदु की सहायता से किसी अन्य बिंदु की स्थिति बताई जाती है, उसी प्रकार इस संदर्भ बिंदु निश्चित स्थिर एक अचर बिंदु की सहायता से किसी अन्य बिंदु की स्थिति, स्थिति मतलब दूरी, जैसे हम कहें ये बिंदु इससे कई मीटर की दूरी पर है
10 मीटर। तो ये संदर्भ बिंदु हुआ, जिससे इस बिंदु की क्या बताई जा रही है, पोजीशन बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है। इस बिंदु की क्या बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है, पोजीशन बताई जा रही है, पोजीशन। इस बिंदु के सहारे ऐसे बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। हम मानते हैं संदर्भ बिंदु को कि वह क्या है, स्थिर है, बदल नहीं रहा है अपने स्थान को। समझ सके, ये कुल मिलाकर बात रही। कोई दिक्कत इतने में। वैसे संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है। मैं धरती पर खड़ा हूं, धरती घूम रही है। धरती जिस ब्रह्मांड में है वो पूरा ब्रह्मांड ही गतिमान है, गति कर रहा है। कोई भी चीज निरपेक्ष रूप से, शुद्ध रूप से विराम में नहीं है, और कोई शुद्ध रूप से गति भी नहीं कर रहा है। खैर, इस पर हम आपसे लंबी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो केवल मिलाकर इतना, ये संदर्भ बिंदु रहा, स्थिर बिंदु, जिसके सहारे, जिसकी सहायता से, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके संदर्भ में, जिसके सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति बताई जाए कि अन्य बिंदु उससे कितनी दूरी पर है। ऐसे बिंदुओं को संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। और ये दूरी स्थिति है, 10 मीटर स्थिति है इस बिंदु की यहां से। अब हम चैप्टर पर आते हैं। आइए चर्चा करते हैं किसकी, गति, मोशन। क्या है गति? क्या है गति? देखिए, मुझे देखिए, ये जो मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये मेरी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मेरे पोजीशन में जो चेंजिंग हो रही है, ये देखें, मैं यहां हूं, मेरी जो इससे दूरी है यही तो स्थिति है, ये बदल रही है। मेरी स्थिति का बदलना, मान लीजिए 1 मीटर थे पहले, फिर हमारी इससे दूरी 2 मीटर हो गई, यह संदर्भ बिंदु है। फिर हम 3 मीटर दूरी पर हो गए, फिर हम इससे 4 मीटर दूरी पर हो गए। तो अगर किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति बदल रहा है, तो ये स्थिति बदलना ही 1 मीटर से 2 मीटर से 3 मीटर से 4 मीटर, समय के साथ अगर स्थिति बदल रही है, तो ये स्थिति का बदलना ही गति कहलाता है। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, इसे ही गति, मोशन कहते हैं। घर से बाहर निकलिए, चलती हुई गाड़ी, उड़ती हुई पक्षी, चलती हुई ट्रेन, ये गति है। और अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, मैं यही हूं, फिर यहीं रहूं, मेरी इससे दूरी ना बदले, फिर मैं यहीं रह जाऊं, मेरी इससे दूरी ना बदले, तो इसे ही विराम कहते हैं। एक पेड़ जो मेरे घर के सामने है, ये हमेशा से वही है, यानी मेरे घर से उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक खंभा जो गड़ा है मेरे घर के सामने, वो हमेशा से वही है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है,
उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रही है। तो असल में ये गति और विराम थे। तो गति की अवस्था क्या है और विराम की अवस्था क्या है? गति की अवस्था क्या है और विराम की अवस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति दूरी किसी संदर्भ बिंदु के साथ निरंतर बदल रही हो समय के साथ, यदि किसी वस्तु की समय के साथ संदर्भ बिंदु के सापेक्ष स्थिति बदल रही हो, हमसे इस संदर्भ बिंदु की दूरी बढ़े और चाहे घटे समय के साथ, तो ऐसी वस्तुएं गति की अवस्था में कही जाती हैं। परिभाषा क्या बना? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बदल रही हो, चाहे यहां से मैं इधर आऊं तो बढ़े, चाहे इधर जाऊं तो घटे, तो ऐसी वस्तुएं गति की अवस्था में कही जाती है। और यदि किसी वस्तु की समय के साथ संदर्भ बिंदु से स्थिति न बदले, 2 ही मीटर बना रहे, न बढ़े न घटे, तो ऐसी वस्तुएं विराम की अवस्था में कही जाती हैं। पर एक प्रश्न है मेरा, क्या वास्तव में कोई चीज विराम में है? मैं खड़ा हूं धरती पर, धरती घूम रही है। धरती जिस ब्रह्मांड में है वो ब्रह्मांड निरंतर गति कर रहा है, एक स्थान से चला जा रहा है दूसरी जगह। पूरा ब्रह्मांड ही हमारा एक स्थान दूसरा स्थान। कोई भी चीज शुद्ध रूप से विराम में नहीं है और ना ही कोई चीज शुद्ध रूप से गति में है। निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, एग्जैक्ट कोई चीज ट्रू रेस्ट में नहीं है और ना ही कोई चीज ट्रू मोशन में है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन में। खैर, जैसे मैं आपको दिख तो रहा हूं कि मैं खड़ा हूं, लेकिन धरती तो घूम रही है ना, तो मैं खड़ा कहां हुआ? क्या मैं शुद्ध रूप से विराम में हुआ? नहीं। लेकिन धरती घूम रही है तो हमें दिख रही है घूमते हुए धरती, तो कैसे कह दूं वो शुद्ध रूप से गति में है? यानी कोई चीज ना शुद्ध रूप से गति में है ना शुद्ध रूप से विराम में है। निरपेक्ष रूप से इसको कहते हैं, निरपेक्षता, शुद्ध रूप से, एब्सोल्यूट, ना कोई विराम में है ना कोई गति में। खैर, आइए जरा सा एक प्रश्न आपसे करते हैं। ये जो संवाद है, ये जो शब्द है, ये जो बात है, ये जो भाषा है, ये आपको और मेरे समझ को जोड़ती है। मेरे शब्द, मेरा आपसे संवाद ही मेरे तर्कों को, मेरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग तक पहुंचाता है। आइए एक प्रश्न करते हैं आपसे। क्या जो वस्तु हमको स्थिर दिखती है, क्या वो असल में स्थिर है? या जो वस्तु हमें गतिमान दिखती है, क्या वो वास्तव में गतिमान है? ऐसा है क्या? जिसको हम देखते हैं चल रहा है, क्या वो वास्तव में चल रहा है? या जिसको हम देखते हैं वो स्थिर है, क्या वो वास्तव में स्थिर है? एक बार सोचिए, अगर हम ट्रेन में बैठे हों और ट्रेन चल रही हो, कभी सोचिएगा, करके देखिएगा, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही हो, तो ट्रेन के बाहर जो प्लेटफॉर्म है, जो लोग खड़े होते हैं ट्रेन के बाहर, जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर ट्रेन चल रही हो तो हमें लगता है वो पेड़ पौधे, बाकी चीजें पीछे की ओर जा रहे हैं। क्या असल में वो चलते होते हैं? नहीं चलते होते ना, लेकिन हमें लगते हैं वो चल रहे हैं। और जब हम देखते हैं ट्रेन के अंदर अपने अगल बगल के यात्री को, तो पाते हैं कि वो ऐसे लगता है वो रुका हुआ है, ट्रेन रुकी हुई है। अगर ट्रेन को देखो तो
जिसको चलता हुआ देख रहे थे असल में वो चल नहीं रहा है, और जिसको तुम रुका हुआ देख रहे हो, हम तो चल ही रहे हैं ट्रेन के साथ, वो चल रहा है। जिसको तुम रुका हुआ देख रहे हो, हम ट्रेन के बाहर देखें जैसे लगता है पेड़ पौधे, प्लेटफॉर्म, मनुष्य पीछे जा रहे हैं, जबकि नहीं जा रहे हैं पीछे, वो रुके हैं और हम जा रहे हैं आगे। तो हम देखते हैं अपने आप को, ट्रेन को देखते हैं तो लगता है हम नहीं चल रहे हैं, जबकि हम ही वास्तव में चल रहे हैं। यानी कि हम कैसे बताएं कि जो दिख रहा है गति में है वो गति में ही है, या जो दिख रहा है विराम में वो विराम में ही है, बताया जा सकता है। असल में देखने वाले पर डिपेंड करता है, प्रेक्षक पर डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु गति में है अथवा कौन सी वस्तु विराम में है। आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देकर। अगर हम ट्रेन के अंदर हों तो हमको प्लेटफॉर्म और पेड़ पौधे चलते दिखाई देते हैं, जबकि चल ट्रेन रही है, चल हम रहे हैं। अगर हम ट्रेन के बाहर चले जाएं प्लेटफॉर्म पर, तब हमको प्लेटफॉर्म लगता है कि रुका हुआ है और ट्रेन चल रही है। यानी हमारी अपनी ही स्थिति पर डिपेंड करता है कौन चलता हुआ दिखाई देगा, कौन रुका हुआ। अगर आप एक और एग्जांपल लें, आप नाव में बैठे हो और नाव नदी में हो, नाव चल रही हो नदी में। जब आप नदी को देखेंगे तो आप अपने को चलता पाएंगे, जब आप नाव को देखेंगे तो आप अपने को रुका हुआ पाएंगे। यानी नदी के देखते हुए, नदी को देखते हुए आप गति कर रहे हैं, और नाव को देखते हुए आप किस में हैं? विराम में हैं। प्लेटफॉर्म को देखते हैं अगर आप ट्रेन में बैठकर तो आप गति में लगते हैं, और अगर आप ट्रेन को देखते हैं तो आप विराम में पाते हैं खुद को। अगर मैं ट्रेन के अंदर हूं, मैं ट्रेन को देखूं तो ऐसे लगे मैं नहीं चल रहा हूं। अगर आप नाव में बैठे हो, आप नाव को देखें तो आपको लगेगा आप नहीं चल रहे हैं। अगर आप ट्रेन में बैठकर बाहर देखें तो आपको लगेगा कि आपकी स्थिति बदल रही है, आप चल रहे हैं। अगर मैं नाव में बैठ करके बाहर पानी को देखूं तो लगेगा हम गति कर रहे हैं। यानी गति अथवा विराम का अनुमोदन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। आप एक बिंदु की तुलना किस बिंदु से कर रहे हैं, किस बिंदु के सापेक्ष कर रहे हैं। यही सापेक्षता है कि किसके संदर्भ में बात की जाए। समझ गए? पानी को छोड़कर नाव आगे जा रही है, यहां के पानी को छोड़कर नाव कहां जा रही है? आगे। तो पानी के सापेक्ष नाव गति में है, और आदमी जब नाव को ही देखता है तो नाव भी आगे जा रही है, आदमी भी आगे जा रहा है। यानी दोनों एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, नदी और पानी, नाव और व्यक्ति। तो विराम में है। यानी कि कौन गति है, कौन विराम में है, कौन गति में है, कौन विराम में है, यह निर्भर करता है कि किस बिंदु के सापेक्ष, किस बिंदु से आप तुलना कर रहे हैं। समझ गए? किस बिंदु से आप तुलना कर रहे हैं। ठीक? अगर इसको देखिए, इसको देखिए, इसको, ये एक बिंदु है, इसके सापेक्ष में विराम गति में हूं, क्योंकि मेरी इससे स्थिति निरंतर क्या हो रही है? बदल रही है। समझ गए? तो ये संदर्भ बिंदु है। एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ही कोई वस्तु गति में हो सकती है। और अब मैं खड़ा हूं तो इस संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में किस में हूं? विराम में हूं। समझ गए? कोई दिक्कत इतने में? एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में गति कर सकता हूं जो मेरी इससे स्थिति बदले, और एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में विराम में हो सकता हूं जब मेरी इससे स्थिति ना बदले।
एक ही वस्तु एक ही समय में गति में भी हो सकती है और विराम में भी, क्यों नहीं। हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ट्रेन के सापेक्ष हम विराम में हैं, क्योंकि ट्रेन से हमारी स्थिति बदल नहीं रही है, जबकि प्लेटफॉर्म के सापेक्ष हम गति में हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म से हमारी स्थिति निरंतर क्या होती जा रही है, प्लेटफॉर्म रुका है, हमारी स्थिति चली गई, बढ़ गई, बदलती चली जा रही। तो एक ही वस्तु एक ही समय में गति में भी हो सकती है और विराम में भी हो सकती है, बशर्ते आप संदर्भ बिंदु किसको मान रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। यानी कि शुद्ध रूप से न कोई गति में है न कोई विराम में है, संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कोई गति में हो सकता है अथवा किस में हो सकता है, विराम में। जब आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो आप गति में होंगे, जब आप ट्रेन को देखेंगे तो आप विराम में होंगे, जब आप पानी को देखेंगे नाव में बैठकर तो आप गति में होंगे, जब आप नाव को ही देखेंगे तो आप विराम में होंगे। यानी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उस स्थिर बिंदु किससे आप अपनी तुलना कर रहे हैं उसके सापेक्ष ही आप गति में विराम में हो सकते हैं। एक ही वस्तु एक ही समय में गति में भी और विराम में हो सकती है, बशर्ते निर्भरता इस पर है कि आप किसकी सापेक्षता ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की, पानी की या नाव की। यानी गति और विराम दोनों ही सापेक्ष हैं, दोनों में एक संबंध है सापेक्षता का। एक ही वस्तु गति में हो सकता है, विराम में हो सकता है, एक ही समय पर। प्लेटफॉर्म के सापेक्ष ट्रेन में बैठा यात्री गति में है और ट्रेन के सापेक्ष वो विराम में है, क्योंकि ट्रेन और उस व्यक्ति के बीच कुछ नहीं बदलाव हो रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म और व्यक्ति के बीच बदलाव हो रहा है, तो व्यक्ति गति में होगा। यानी दोनों में सापेक्षता है। अगर किसी बिंदु को स्थिर मान लिया जाए, किसी बिंदु को अगर क्या मान लिया जाए, स्थिर मान ले कि यार रुक गया, तो इससे अगर हमारी पोजीशन बदल रही है तो मैं गति में हूं, और इससे अगर मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है तो मैं विराम में हूं। समझ सके आप हमारी बात को बेटा। हमने पृथ्वी को स्थिर मान लिया है तो पृथ्वी को छोड़कर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हम कहते हैं हम गति में हैं, पृथ्वी को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ते तो हम कहते हैं विराम में। यानी किसी एक निश्चित बिंदु को संदर्भ बिंदु मानना पड़ेगा, उसके सापेक्ष ही हम गति में अथवा विराम में हो सकते हैं। और हम जिसको संदर्भ मानेंगे वो रुका होगा। कैमरा वहां रुका हुआ है, मैं उसके पास जाऊं तो भी गति, उससे दूर आऊं तो भी गति, वो रुका हुआ मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं विराम में हुआ। यानी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ही मैं गति में अथवा विराम में हो सकता हूं। यही सापेक्षता है कि किसकी तुलना, किसको संदर्भ मान रहे हैं, किससे आप तय कर रहे हैं कि आपकी दूरी बदल रही है अथवा नहीं, किसको देखकर आप कहना चाहते हैं कि आप गति में हैं अथवा किस में हैं, विराम में हैं। एक संदर्भ बिंदु मान लीजिए, उससे आपकी स्थिति बदले तो आप गति में हैं, ना बदले उससे मेरी स्थिति तो मैं विराम। यही सापेक्षता है। कल पढ़ते हैं इसके आगे बेटा। यहां तक हुआ गति क्या है, विराम क्या है, सापेक्षता क्या है। ओके, लेट्स मीट टुमारो। गुड बाय।